गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आप सकुशल होंगे, किंतु लंबे समय से अस्वस्थ रहने के कारण मैं अपने हिंदी सब्जेक्ट की वीडियो आपके यहाँ तक प्रेषित नहीं कर पा रहा था, किंतु अब स्वस्थ हो गया हूँ और अपनी वीडियो प्रतिदिन प्रेषित करने की कोशिश करूँगा। हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ लिए थे। उससे संबंधित अर्थ ग्रहण के जो प्रश्न होते हैं उनसे भी अवगत हो चुके थे और मैं आप लोगों से वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंक में पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उनसे अवगत होंगे। किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न बनता है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। पहली कहानी हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा, नमक का दारोगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी थे। और इस पर आधारित पहला प्रश्न है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और उसका कारण क्या है। सबसे पहले आपको उत्तर तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहानी का जो प्रमुख पात्र वंशीधर है, जो नमक का दारोगा है, वह आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है, हमको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो आपका उत्तर होगा कि कहानी का नायक वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। कारण क्या? कारण क्या है? क्योंकि वंशीधर सत्यनिष्ठ है, चरित्रवान है, ईमानदार है। उसके माता पिता उसे बेईमानी की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु वह अपने स्वाभिमान के बल पर, अब वह अपनी ईमानदारी के बल पर, अब वह अपने चरित्र के बल पर अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। यहाँ तक कि उसको कीचड़ में खिली हुई कमल की तरह, अंधेरे में जलते हुए दीपक के समान हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह इन परिस्थितियों में भी क्या करता है? स्वाभिमान के साथ में अपना जीवन यापन करता रहता है। और वही उसकी चारित्रिक जो दृढ़ता है, चरित्र की जो दृढ़ता है, वह हर एक पात्रों को, हर एक पाठकों को क्या प्रभावित करता है। तो सीधे उत्तर होगा कि उसके ये सब जो गुण हैं वह सभी लोगों से अलग करते हैं और हमको प्रभावित करते हैं। कौन सा पात्र प्रभावित करता है? कहानी का नायक वंशीधर। क्यों करता है? इन सब गुणों के कारण। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक का पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न बनता है कि नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू, पक्ष उभर करके सामने आते हैं। जो आलोपीदीन है वह इस कहानी का खलनायक है, आपको पता है। और इस खलनायक के चरित्र की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? अशुभ व्यक्तित्व। और दूसरा क्या है? शुभ व्यक्तित्व। अशुभ क्या है? कहानी के प्रारंभ से लेकर के मध्य तक, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कहानी के मध्य से लेकर के, कहानी के प्रारंभ से लेकर के वह मध्य तक उसका अशुभ व्यक्तित्व ही सामने आता है। क्यों? क्योंकि वह गंदे तालाब की सबसे बड़ी मछली है, वह अदालत रूपी जंगल का सिंह है। उसने नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपनी लक्ष्मी के बदौलत सबको गुलाम बना करके रखा हुआ है। वह जिस तरीके से चाहता है, जिस प्रकार से चाहता है, उसी प्रकार से अधिकारी और कर्मचारी उसके कार्य को करते हैं। वह रात के अंधेरे में नमक का गैर कानूनी कार्य करता है, किंतु दिन में वह एक ईमानदार सफेद पोश का जीवन व्यतीत करता है। तो यह है उसके जीवन का क्या? पहला पक्ष।
रात के अंधेरे में गैर कानूनी कार्य करना, और दिन में सम्मान पूर्वक क्या करना, जीवन व्यतीत करना, उसके जीवन का प्रथम पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे पक्ष में कहानी के अंत में उसका चरित्र बिल्कुल उज्जवल हो जाता है, और वह उज्जवल चरित्र पाठकों के सामने आता है। उज्जवल चरित्र कैसे? जिसने उसको हिरासत में लिया, जिस दरोगा ने, उसके साथ उसी तरीके का क्रूरता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वह क्रूरता का व्यवहार नहीं करता है। क्या करता है? वह उसको कुचलने मसलने की बजाय उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, और उसे सम्मान पूर्वक अपनी सारी संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त कर देता है। यह उसका क्या है? शुभ व्यक्तित्व है, दूसरा पक्ष है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रस्तुत कहानी के आधार पर इसके दोनों पक्ष सामने आते हैं। सबसे पहले तो अशुभ व्यक्तित्व, जो कहानी के प्रारंभ से लेकर के मध्य तक चलता है। दूसरा क्या? शुभ व्यक्तित्व, जो कहानी के अंत में निखर कर सामने आता है। कहा जाता है ना कि दिन का भुला हुआ यदि शाम को वापस आ जाता है तो उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं। वैसे ही यह कहानी के मध्य तक तो अशुभ कार्यों को करता रहता है, लेकिन अंत में इसके द्वारा किए हुए कार्य इसके सारे गुनाहों को ढकने में क्या होते हैं? कारगर सिद्ध होते हैं। तो बेटा यह है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है कि कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। जो भी पात्र आए हैं जिनकी इन्होंने चर्चा किया है, वे सभी किसी न किसी सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। तो आइए देखें कौन कौन। वृद्ध मुंशी जी सबसे पहले हैं। वृद्ध मुंशी जी समाज के भ्रष्ट चरित्र का परिचय देने वाले लोगों में से एक है, जो अपने बेटों को अधिक से अधिक आमदनी पर जोर देने के लिए कहते हैं, सच्चाई का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, चरित्रवान बनने की सीख नहीं देते हैं, बल्कि जिनके द्वारा यह बताया जाता है कि आप कोई ऐसा कार्य करना जिसमें अधिक से अधिक आमदनी हो, भले ही आपका वह कार्य क्या गैर कानूनी कार्य ही क्यों ना। तो इस प्रकार वृद्ध मुंशी जी समाज की उन लोगों के प्रतीक हैं जो अपने बच्चों को गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण देने के लिए इन्होंने कहा है, जैसे वृद्ध मुंशी जी का कथन है, मैं उनके कथन को पढ़ रहा हूं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आए हो। एक पिता के द्वारा यह कहना किसी भी मामले में उचित नहीं है। दूसरा, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यह वृद्ध मुंशी जी का कथन है। अगला कह रहा है कि सभी पात्र किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। इन्हीं रूपों में से दूसरा क्या है? वकील। वकील भी क्या उन लोगों की प्रतीक है जो किसी न किसी रूप में धन को ही अधिक स्थान देते हैं। क्यों? आजकल समाज में वकीलों का एक ही लक्ष्य रह गया है कि किसी तरह कानूनी गैर कानूनी कोई भी कार्य हम करें, लेकिन धन अधिक से अधिक हम लूटें। धन के गुलाम बनते जा रहे हैं। जब इस कहानी में भी नमक पर पाबंदी लगी थी, इसमें दारोगा पद सृजित किया गया था, तो पटवारी से लेकर सभी लोग इस पद की ओर क्या अपने अपने कदम बढ़ा रहे थे। सब लोग चाह रहे थे कि नमक विभाग में हम दरोगा बन जाए।
उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण के लिए सरकारी हो या गैर सरकारी वकील, वे न्याय की जीत पर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं। वे न्याय का गला दबाकर भी खुशी मनाते हैं। हमारा मुवक्किल चाहे गलत रास्ते पर ही क्यों न चल रहा हो, उसकी जीत होती है तो ये लोग क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। तो ये लोग समाज के उन लोगों के प्रतीक हैं जो कानूनी गैर कानूनी किसी तरीके से धन कमाने के इच्छुक रहते हैं। तीसरा, शहर की भीड़। बेटा आजकल शहर की भीड़ भी क्या चीज? शहरवासी किसी के दुख तमाशे को, किसी के दुख में तमाशे जैसा मजा लेते हैं। किसी के दुख में वह भागीदार नहीं बनते, बल्कि मजा लेने की कोशिश करते हैं। उनको प्रतिदिन नए नए रावण देखने में मजा आता है। रावण किसका प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है। और इस कहानी में कौन रावण है? आलोपी दीन को यहाँ रावण की उपाधि दी गई है, तुलना की गई है। ये लोग करते क्या हैं? स्वयं भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं। शहर की भीड़ के लिए आया है। फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई यदि खुल जाती है तो उसे पापी कहने में संकोच नहीं करते हैं, उसका जुलूस निकालने से नहीं चूकते हैं। एक उदाहरण इस पाठ्यपुस्तक से। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। क्यों? उनकी कलई खुलने पर भीड़ भी क्या मजा लेना शुरू कर दी। अगला प्रश्न है बेटा कि निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अर्थ ग्रहण में भी मैंने इसको चुना था कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासिक का चांद है से लेकर के तुम्हें क्या समझाऊं तक, यह प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि यह किसकी उक्ति है? उक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? कथन होता है। यह कथन किसका है? तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि यह उक्ति बंसीधर के बूढ़े पिता की है। किसने कहा? ये जो दरोगा जी थे उनके पिता का कथन है। दूसरा, मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है? ये भी मैंने अर्थ ग्रहण में इस प्रश्न की चर्चा किया था, किंतु फिर भी सुन लीजिए। क्योंकि मासिक वेतन महीने में, जिसका नाम ही है मासिक वेतन, महीने में एक बार मिलने वाला वेतन, जिस दिन मिलता है उस दिन तो संपूर्ण रहता है, लेकिन उसके अगले दिन से ही उसमें से धीरे धीरे कमी होती जाती है, खर्च होता जाता है और मालूम पड़ता है कि 15-20 दिन के बाद में समाप्त हो जाता है। बाकी के दिन इधर उधर से इन केन प्रकारेण गुजारना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा भी आपको पूर्णिमा के दिन बिल्कुल गोल दिखाई देता है, पूर्ण दिखाई देता है। यहाँ गोल का मतलब क्या है? पूर्णता से मतलब है, संपूर्णता से मतलब है। वह संपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन घटते 15 दिन में ही क्या होता है? वह समाप्त हो जाता है। वैसे ही आपका मासिक वेतन भी एक दिन दिखाई देता है, लेकिन घटते समाप्त हो जाता है। दूसरा, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमेशा इस पार्ट से यह प्रश्न पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जाम में कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जी नहीं। आपका उत्तर होगा नहीं। मैं एक पाठक के रूप में, एक पिता के रूप में इस वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है कि ऊपरी आय से मन में ग्लानि उपजती है, ग्लानि होती है, और मासिक वेतन से मन प्रसन्न रहता है।
हम अपने बेटों को ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, न कि उनको गैर कानूनी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करें। तो इस आधार पर आपका उत्तर होगा कि हम एक पिता के इस प्रकार के वक्तव्य से कदापि सहमत नहीं है, क्योंकि पिता को अपने पुत्र को क्या करना चाहिए? सही रास्ते पर चलने की नसीहत देनी चाहिए, चाहे वह बेटा करे अथवा न करे, किंतु कम से कम आप तो अपने चरित्र से, अपनी तरफ से ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि समाज आपको गाली न दे। अगला प्रश्न क्या है? नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अगले प्रश्न में इन्होंने कहा कि क्या नमक के दारोगा नामक कहानी को हम अन्य नाम भी दे सकते हैं? क्यों नहीं? आपका उत्तर होगा, हमारा उत्तर होगा कि निश्चित रूप से इस कहानी को हम अन्य नाम भी दे सकते हैं, लेकिन देंगे तो क्यों देंगे? इसमें इन्होंने कहा कि कहानी का दारोगा, कहानी के अन्य दो शीर्षक आप सुझाइए। तो सबसे पहला आप ये कर सकते हैं, सत्य की जीत। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। तो वैसे ही इसमें आपको शीर्षक यह देना है कि सत्य की जीत इस कहानी का दूसरा क्या शीर्षक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस कहानी के अंत में भी सत्य की ही जीत हुई है, सत्य पराजित नहीं हुआ है। सत्य परेशान हुआ है लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ है, इसलिए हम इस कहानी का दूसरा नाम सत्य की जीत रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरा शीर्षक और सुझाने के लिए इन्होंने कहा है ईमानदारी भी आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कहानी में प्रारंभ से लेकर के अंत तक क्या ईमानदारी के रास्ते पर ही चलने के लिए प्रेरित किया गया है कि यदि आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हो तो आप अपने मकसद में भले ही देर होगा लेकिन सफलता अंत में आपको हाथ लगेगी ही लगेगी, क्योंकि यह ईमानदारी के बल पर थे जिसके कारण नौकरी से भी इनको हाथ धोनी पड़े। ये घर आ गए मुअत्तल होकर के, पिता, पत्नी, माता सभी नाराज हुए, इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, लेकिन अंत में इनके इस कहानी के जो खलनायक थे, इनको परेशान करने वाला जो पंडित अलोपीदीन था, उसको भी आकर के इनके कदमों में क्या झुकना पड़ा। तो क्या ईमानदारी भी इस कहानी का शीर्षक? ऐसे अनेक प्रकार के इसके शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन इस कहानी में, इस प्रश्न में केवल दो ही शीर्षक आपसे कह रहा है, कोई दो अन्य शीर्षक सुझाइए। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। कभी कभी इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछ दिया जाता है जो आपके इस पाठ पर ही आधारित होगा, लेकिन इस पाठ में होगा नहीं, ठीक ना। तो वैसे प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है कि बंसीधर सत्य के पक्ष पर अड़िग होते हुए भी अकेले क्यों पड़ गया? सत्य के रास्ते पर चल रहे थे तो अकेले क्यों ये हो गए? क्यों? क्योंकि यह सब जानते थे कि बंसीधर सत्यनिष्ठ कर्तव्य परायण दरोगा थे, परंतु अदालत के सभी कर्मचारी आलोपीदीन के खरीदे हुए गुलाम थे। सभी ने कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की कृपा प्राप्त की थी। यही कारण था कि वे आलोपीदीन को बचाना चाहते थे। इस प्रकार वंशीधर सच्चे होते हुए भी अकेले पड़ गए, उनका साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। रिश्वत की शक्ति से सत्य की शक्ति को पूरी तरीके से दबा दिया गया था। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, और इस तरीके से यह पाठ संपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। आप पढ़ लिए हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों से अवगत हो गए।
पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों से अवगत हो गए, अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों से अवगत हो गए। वीडियो के अगले अंक में हम लोग गद्य खंड का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इस तरीके से मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 से 4 चैप्टर आप गद्य खंड का पढ़ लें। उसके बाद पुनः काव्य खंड पर हम लौटेंगे और आपका सिलेबस 30% कम करके भेज दिया गया है। उसका मैं आपको पहले ही PDF भेज चुका हूं जिसमें आपका पूरा पाठ्यक्रम है और एक अलग से भी मैंने उसकी कॉपी करके जो चैप्टर हटाए गए हैं उनका भी मैं आपके पास वीडियो भेज दिया हूं, ये उसका फोटोग्राफ भेज दिया हूं ताकि आप अवगत हो सकें कि कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। और अब निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती रहेगी। शेष की चर्चा हम करेंगे वीडियो के नेक्स्ट अंक में। धन्यवाद।